नमस्कार, मैं प्रियदर्शन कुमार। आज मैं एक नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। वह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। मैं अपने टॉपिक पर चर्चा शुरू करूँ इससे पहले मैं 2-3 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो के ज़रिए एक साथ मैंने प्री और मेंस दोनों को कवर करने की कोशिश की है और इस वीडियो को देखकर और इसके पीडीएफ को पढ़कर आपको सिविल सेवा में, चाहे वह यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस, इससे जो है पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप सही से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे और लगभग जो है सभी प्रश्नों के जो डायमेंशन हैं वो सभी डायमेंशन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। और एक चीज़ और, इसका पीडीएफ जो है वह टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है, जिसका लिंक यूट्यूब में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यूट्यूब पर भी इसका जो है वह पीडीएफ मौजूद है। आप चाहे तो वहाँ से इसे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर अब चर्चा शुरू करता हूँ और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत मैं कुल 8 टॉपिकों पर 8 डायमेंशन पर चर्चा करूँगा। देखें कि इससे संबंधित प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं जिस पर मुझे चर्चा करना है। पहला है प्रस्तावना से आशय क्या है। दूसरा है प्रस्तावना का मूल पाठ। तीसरा है प्रस्तावना का मूल तत्व। चौथा है प्रस्तावना का महत्व। पाँचवा है प्रस्तावना की वैधानिक स्थिति। छठा है प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े जाने का औचित्य। सातवां है प्रस्तावना और पंथ निरपेक्षता। और आठवां है प्रस्तावना और समाजवाद। तो मित्रों, मैं प्रस्तावना को जो है 2 पार्ट्स में पढ़ाऊँगा। फर्स्ट पार्ट में मैं 3 टॉपिकों पर विस्तार से चर्चा करूँगा। पहला है प्रस्तावना से हमारा आशय क्या है। दूसरा है प्रस्तावना के मूल पाठ। तीसरा है प्रस्तावना का मूल तत्व। तो 3 चीज़ों पर, 3 डायमेंशन पर मैं अभी विस्तार से चर्चा करूँगा और नेक्स्ट जो बच गए 5 डायमेंशन उसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो अब मैं अपनी चर्चा शुरू करता हूँ और सबसे पहले प्रस्तावना से हमारा आशय क्या है इस पर मैं चर्चा करूँगा। देखें, किसी भी संविधान की जो प्रस्तावना होती है वह उन मूल्यों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करती हैं जिनकी प्राप्ति हेतु संविधान का निर्माण किया गया है। यह जो है प्रस्तावना शासन के सिद्धांतों का पथ प्रदर्शक के रूप में काम करता है। प्रस्तावना जो है शासन के सिद्धांतों का पथ प्रदर्शक के रूप में काम करता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो प्रस्तावना संविधान का सार है और यही कारण है कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा। इस फैक्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है।
आगे देखें कि संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया, जिसे संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो 22 दिसंबर 1947 को। और आगे चलकर एक कमेटी गठित की जाती है जिसका नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी। इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इसके रिपोर्ट को, इसकी सलाह को मानते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। वह शब्द कौन सा है? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया संविधान की प्रस्तावना में। इसको ध्यान रखेंगे, यह पूछा जा सकता है। अगला डायमेंशन है प्रस्तावना का मूल पाठ। ठीक है, तो प्रस्तावना के मूल पाठ में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। देखें कि संविधान के मूल पाठ से भी यूपीएससी के द्वारा भी और स्टेट पीसीएस में, चाहे बीपीएससी हो या यूपीपीएससी हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस में, प्रस्तावना से सवाल अधिकतर पूछे जाते रहे और हर एक साल जो है एक न एक क्वेश्चन पूछ ही दिए जाते हैं। साथ ही मेंस में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखें कि पहला क्वेश्चन जो इससे अक्सर बनता है वह है कि मतलब प्रस्तावना में जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की जो चर्चा की गई है, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित को क्रम में सजाएं या फिर निम्नलिखित में से कौन सही है, सही क्रम में सजा हुआ है। ठीक है, तो उसी में दे दिया जाएगा इन चारों को, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र या गणराज्य को उलट पुलट करके आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा और एक ऑप्शन क्या होगा, सही क्रम में मिलेगा, जिसका उत्तर वही होगा जो क्रम में सजा हुआ है और जिसकी चर्चा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है। इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन जो प्रस्तावना के मूल पाठ से बनता है वह है कि संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय की चर्चा की गई है वह न्याय कितने प्रकार के हैं। 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, जिसमें से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के अलावा एक और ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा सही है। इसी में तीसरा क्वेश्चन यह बन सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात की गई है वह कौन कौन सी स्वतंत्रता है, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की चर्चा जो है
संविधान की प्रस्तावना में की गई है और एक विकल्प देकर इन चारों चीज़ों को दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन जो है प्रस्तावना में कौन कौन सी स्वतंत्रता जिसकी संविधान में जो है संविधान की प्रस्तावना में जो है चर्चा की गई है। और इसी से संबंधित और जो क्वेश्चन है चौथा जो है आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आखिर संविधान की प्रस्तावना में जो है किन किन शब्दों को संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। जैसे ये एक तो हो गया आपको पंथ समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर देखें कि प्रस्तावना के मूल पाठ से लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पांचवा एक और क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि ये भारत का जो संविधान है वह कब अंगीकृत किया गया या अधिनियमित या आत्मर्पित किया गया या कब लागू किया गया। तो इसको ध्यान में रखें। अगला डायमेंशन है प्रस्तावना के मूल तत्व। तो देखें कि प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। पहला, संविधान के प्राधिकार का स्रोत। संविधान के प्राधिकार का स्रोत। तो संविधान के प्राधिकार का जो स्रोत है वह कौन है? तो भारत की जनता है। क्योंकि जब हम प्रस्तावना की पाठ करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है? हम भारत के लोग, मतलब जनता के आदेश पर ही संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है। अतः प्रभुता जो है वह क्या है? वह भारतीय जनता में क्या है? वास करती है। इसलिए संविधान के प्राधिकार का जो स्रोत है वह क्या है? तो भारत की जनता है। दूसरा मूल तत्व है राज्य का स्वरूप। तो राज्य का जो स्वरूप है वह स्वरूप कैसा है? तो राज्य का जो स्वरूप है वह है संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। राज्य का जो स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तीसरा तत्व है संविधान का उद्देश्य। तो इसको भी जो है 4 उपभागों में बांटकर देखा गया। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान की रचना की गई है वो तो पहला है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। वह है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आगे है 2 प्रकार के समता की बात की गई है। वह कौन सी है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। आगे है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। आगे देखें, चौथा तत्व है संविधान के लागू होने की तिथि। संविधान कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है लागू हुआ। लेकिन जब औपचारिक रूप से पूछा जाए तो वह 26 जनवरी 1950 में। अब है राज्य का स्वरूप, जिसकी चर्चा जो है मैंने थोड़ी देर पहले की कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब हम आगे देखेंगे
जो जो प्रस्तावना में जो शब्द, जैसे जिसकी चर्चा भी अभी किए थे संप्रभुता समाजवादी, तो उनका हम विस्तार से एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला क्या है? संप्रभुता। तो संप्रभुता से क्या तात्पर्य है? तो यह ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जिसके पास अपने देश हित में सभी प्रकार के निर्णय लेने की शक्ति हो, और इसके साथ ही वह जो है किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य दबाव के बिना स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सके। तो संप्रभुता क्या हो गया? संप्रभुता जो है यह राज्य को इतनी शक्ति देता है कि वह अपने देश हित में बिना किसी बाह्य दबाव के स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सके। संप्रभुता में ही दूसरा पॉइंट है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के जरिए इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत एक राष्ट्र है, हमारा संविधान एक है, हमारी राज्य व्यवस्था एक है। मतलब हमारा जो है संविधान जो है हमारा जो है संविधान एक है, जबकि हम अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ 2 संविधान है। ठीक है, ये अमेरिका के लिए अलग और अमेरिका के राज्य जो हैं उनके लिए अलग संविधान है। आगे है कि संप्रभुता को लेकर एक आरोप लगाया जाता है अक्सर, और उस आरोप का आधार है कि भारत द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता को लिया जाना। लेकिन यह जो आरोप है वह क्या है? वह एक निराधार आरोप है, मतलब जिसका आधार नहीं है। कारण यह है कि भारत अपनी मर्जी से राष्ट्रमंडल में शामिल होना स्वीकार किया, और उसे अधिकार है कि जब मर्जी हो वह उससे अलग हो सकता है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता उसकी शक्ति एवं सीमाओं को सीमित नहीं करता है। अतः इस पर जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता को लेकर जो आरोप लगाया गया है वह आरोप सत्य प्रतीत नहीं होता है। राज्य के स्वरूप में ही आगे है समाजवाद। समाजवाद क्या होता है? तो समाजवाद जो है एक ऐसी अवधारणा है जो सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करने तथा समता आधारित समाज के निर्माण की बात करता है। इसके लिए समाज में वितरण की समानता पर जोर दिया गया है। ठीक है, एक बार और सुन लें कि समाजवाद जो है एक ऐसी अवधारणा है जो सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करने तथा समता आधारित समाज के निर्माण की बात करता है, और इसके लिए वह समाज में वितरण की समानता पर बल देता है या फिर जोर देता है। अगला पॉइंट समाजवाद में है कि भारतीय समाजवाद एक विशेष प्रकार का समाजवाद है। देखें कि रसिया या फिर चाइना का जो समाजवाद है वह समाजवाद जो है वह संपत्ति के एकाधिकार की बात नहीं करता है। उसके अनुसार जो है जो भी संसाधन है उन संसाधनों पर किसका नियंत्रण होगा? स्टेट का नियंत्रण होगा। जबकि भारतीय समाजवाद जो है वह इससे अलग है। यही कारण है कि भारतीय समाजवाद एक विशेष प्रकार का समाजवाद है जो कि उसे चीन और रसिया से अलग करता है। भारतीय समाजवाद में अगर देखें तो निजी संपत्तियों के उन्मूलन एवं उत्पादन के साधनों पर राज्यों
के पूर्ण नियंत्रण की बात नहीं करता है। ठीक विपरीत अगर हम रूस और चाइना की बात करें तो ये चीज़ें वहाँ नहीं हैं। वहाँ पूर्ण स्टेट का जो है संसाधनों पर, उत्पादन के साधनों पर क्या है, पूर्ण नियंत्रण है। निजी संपत्तियों पर भी क्या है, पूर्ण नियंत्रण है। किसका, स्टेट का। जबकि भारत में ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि भारत में जो है कुछ प्रतिबंध जरूर आरोपित किया गया है, और यही कारण है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है प्राइवेट और सरकारी निजी भागीदारी, सार्वजनिक और निजी भागीदारी, जिसे क्या कहा गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारतीय समाजवाद की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हमारे सामने आता है। तीसरा पॉइंट है कि संविधान में समाजवाद को परिभाषित नहीं किया गया है। इसे फिर से सुने, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है कि आपको दे दिया जाएगा विकल्प में कि क्या संविधान में समाजवाद को परिभाषित किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं। क्योंकि संविधान में जो है समाजवाद को परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन अगर परोक्ष रूप से देखें तो संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों को एक साथ पढ़ने से समाजवाद के उद्देश्यों की क्या हो जाती है, प्राप्ति होती है। अब अगला डायमेंशन है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्षता से हमारा आशय क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता से हमारा तात्पर्य यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और ना ही वह धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन यह जो है ब्रिटेन के संदर्भ में सही है, क्योंकि वहाँ जो है ब्रिटेन में एक समय में स्टेट और रिलीजन के बीच जो एक प्रकार की लड़ाई चली थी, एक वार चला था, उस वार के परिणाम स्वरूप स्टेट और रिलीजन के बीच एक समझौता हुआ था, और उसी समझौते के परिणाम स्वरूप जो है ब्रिटेन में यह समझौता हुआ कि ना तो राज्य जो है वह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा, ना ही धर्म जो है राज्य के मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा। जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है वह वही नहीं है जो ब्रिटेन में है, पश्चिम में है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है वह क्या है? तो भारत जो है ज़रूरत के हिसाब से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। और इस क्यों कर सकता है? तो इसका कारण यह है कि भारत में एक से अधिक धर्म, संप्रदाय, भाषा बोलने वाले समुदाय के लोग रहते हैं, तथा इनके बीच जो है इस विविधता के कारण एक प्रकार से जो है टकराव की स्थिति बनी रहती है। अतः ऐसी स्थिति में इनकी पहचान को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने की ज़रूरत पड़ती है, और समुदायों के बीच जो है इस टकराव को इस हस्तक्षेप के जरिए निरस्त किया जाता है। अगला पॉइंट है कि लोक व्यवस्था, सदाचार, सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखने के लिए भी राज्य के हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ती है। आगे है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र से क्या आशय है?
तो लोकतंत्र जो है वह भारतीय संविधान की क्या है, तो वह बुनियाद है। लोकतंत्र भारतीय संविधान की बुनियाद है, जिसे किसी भी स्थिति में बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे देखें कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा किया जाने वाला शासन है। लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा किया जाने वाला शासन है। देखें कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अगर भारत की जनसंख्या 135-140 करोड़ है तो सभी के सभी लोग शासन कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ जो है प्रतिनिधियों के द्वारा जो है वह शासन चलाया जाता है, और उन प्रतिनिधियों को कौन चुनती है, तो भारत की जनता, जो कि भारत की जनता के लिए कानून बनाने और सोशल वेलफेयर से संबंधित कानून बनाने का काम करती है। अब है आगे लोकतंत्र की 3 बुनियादी शर्तें। वह क्या हैं, तो प्रतिनिधित्व, भागीदारी और उत्तरदायित्व। रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और प्रतिनिधि जो है वह जनता के लिए कानून बनाती है। भागीदारी से तात्पर्य है सबों की भागीदारी, और यह जो है इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आप देखेंगे कि संसद और विधानसभाओं में जो है वह आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुसूचित जाति जनजाति आदि के लिए। और उत्तरदायित्व से तात्पर्य है कि हम जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर भेजते हैं उनका क्या काम है, जनता से जो उन्होंने वादे किए उन वादों को वो क्या है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि किए गए वादे को वो पूरा करेंगे। आगे है कि भारतीय संविधान में प्रातिनिधिक संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसकी अभी मैंने चर्चा की। आगे है कि लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखें, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो है वह 4 विशेषताएं हैं, इसे ध्यान में रखें। यह यूपीएससी के द्वारा भी और स्टेट पीसीएस के द्वारा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे पहला है परिप्रेक्षा या रेफरेंडम, दूसरा है पहल या इनिशिएट, तीसरा है प्रत्यावर्तन या वापस बुलाना जिसे रिकॉल कहा जाता है, और चौथा है जनमत संग्रह या प्लेबिसाइड, और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता तो शासन में भाग लेती है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। वह जो शासन में भाग लेती है तो किसके द्वारा? अपने प्रतिनिधि के द्वारा, अपने प्रतिनिधि के द्वारा। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन सहित बहुत से सारे देशों में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का दूसरा कारण जनसंख्या भी है, हालांकि यह सभी जगह सही नहीं है। अब दूसरा है गणतंत्रात्मक। गणतंत्र से आशय है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह
निर्वाचित होगा, जबकि ब्रिटेन में ऐसी बात नहीं है। ब्रिटेन में जहां लोकतांत्रिक राजतंत्र है, वहीं भारत में क्या है, गणतंत्र है। क्यों? क्योंकि भारत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वह प्रत्येक 5 साल पर चुनाव के द्वारा बदले जाते हैं, वह निर्वाचित होते हैं। जबकि ब्रिटेन में जो है एक लोकतांत्रिक राजतंत्र है, मतलब वहाँ जो है अभी भी जो है वंशानुगत है, मतलब राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, मतलब एक ही खानदान से, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, वंशानुगत। जबकि भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो क्या होते हैं, निर्वाचित। आगे है कि संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के पास होने की बजाय जनता में निहित होती है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। आगे है कि गणतंत्र में विशेषाधिकार जो है किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होता है। अगर किसी एक व्यक्ति को दे दिए अधिकार तो इसका परिणाम क्या होगा, एक प्रकार की समाज में जो है और अराजकता फैल सकती है। उसका कारण, उस अराजकता फैलने का क्या कारण होगा, वह ये व्यक्ति विशेष के हाथों में सारी सत्ता का जो है केंद्रीकरण होना, और वह जो उस केंद्रीकरण के कारण जो है एक तानाशाही रवैया जो है उस व्यक्ति के द्वारा अपनाया जा सकता है। इसीलिए भारतीय संविधान में जो है विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति की अनुपस्थिति की बात की गई है। आगे है कि राज्य के लक्ष्य एवं आदर्श। तो राज्य के जो लक्ष्य या आदर्श हैं, पहला क्या हो गया, न्याय। और न्याय, कितने प्रकार के न्याय की चर्चा प्रस्तावना में की गई है, जिसकी थोड़ी देर पहले भी चर्चा किए हैं। तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा जो है प्रस्तावना में की गई है। वह कौन सा है? पहला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, इससे तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, वर्ण, रंग, मूल, वंश आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी के साथ जो व्यवहार किया जाएगा वह किस प्रकार का व्यवहार होगा, तो समान व्यवहार किया जाएगा। सामाजिक न्याय से संबंधित और भी प्रावधान हैं, जिसकी जो है चर्चा या जिसका प्रावधान जो है संविधान में किया गया है। तो पहला क्या है, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाना। दूसरा है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी विशेष प्रावधान। तीसरा है महिलाओं की स्थिति में सुधार, जैसे नारी सशक्तिकरण की दिशा में पहल करना। अगला है संविधान के भाग 3 में मूलाधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14, जिसके अंतर्गत समता की बात की गई है, जो कानून के नज़र में जो है सभी व्यक्ति समान हैं। उसी प्रकार आर्टिकल 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में जो है इस बात की चर्चा है कि सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाई जाएगी। अनुच्छेद 17 के जरिए सामाजिक न्याय की गारंटी दी गई है। और अंतिम जो है सामाजिक न्याय के अंतर्गत वह है संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के जरिए सामाजिक न्याय की बात की गई है। और इस सामाजिक न्याय की दिशा में कदम कौन उठा सकता है, तो राज्य, क्योंकि नीति निर्देशक से संबंधित किसी भी प्रावधान को लागू करने का जो है अधिकार है वह किस पर छोड़ा गया है, तो
राज्यों पर। दूसरा है आर्थिक न्याय। दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है समाज में आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसकी भी गारंटी संविधान में की प्रस्तावना में की गई है। और इसी में देखें कि संविधान के भाग 4 में समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। आगे है आर्थिक संकेंद्रण को रोकने पर जोर और औद्योगिक प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना। आगे है कि भौतिक संसाधनों पर सामुदायिक स्वामित्व एवं नियंत्रण की भी बात की गई है। और इन तीनों के जरिए समाज में जो है आर्थिक न्याय की स्थापना की बात की गई है। तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय में देखें कि अनुच्छेद 326 के तहत, अनुच्छेद 326 के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार शासन में भागीदारी एवं अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार। आगे है कि राजनीतिक पार्टी की स्थापना करने का अधिकार। लेकिन जाति या धर्म के आधार पर राजनीतिक पार्टी की स्थापना नहीं की जा सकती है। ये ध्यान में रखें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आने वाले समुदायों के लिए संसद एवं विधानसभाओं में सीटों का आवंटन। मतलब अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है संसद में और विधानसभाओं में सीटें जो हैं वह आरक्षित की गई हैं। आगे है कि 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के जरिए त्रिस्तरीय सरकार में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। और इन आरक्षित सीटों के द्वारा इस चीज़ को आगे बढ़ाने ये आरक्षित सीटों के जरिए महिलाओं को शासन में भागीदारी देने की कोशिश की गई है तथा नारी सशक्तिकरण की दिशा में क्या है कदम आगे बढ़ाया गया है। साथ ही देखें कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी सीटें क्या हैं आरक्षित की गई हैं त्रिस्तरीय सरकार में। एक और फैक्ट है जिसको ध्यान रखेंगे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो संकल्पना है, पूछा जा सकता है कि ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना कहाँ से ली गई है। तो ध्यान रखें कि इसकी जो संकल्पना है वह 1917 की रूसी क्रांति से ली गई है। आगे है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता से हमारा आशय है बंधन विरोध से। स्वतंत्रता जो है किसी भी प्रकार के बंधन का जो है वह विरोध करता है। वह इसलिए कि अगर किसी पर जो है बंधन लगा दिया जाए तो इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो विकास है वह कहीं न कहीं वह विकास संभव नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि स्वतंत्रता के जरिए जो है एक प्रकार से जो है बंधन विरोध की बात की गई है। लेकिन आगे यह भी दिया गया है कि स्वतंत्रता जो है वह अमर्यादित नहीं है। ध्यान रखें, स्वतंत्रता जो है वह अमर्यादित नहीं है। मतलब स्वतंत्रता मर्यादित है, मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उस पर क्या है लगाया जा सकता है। क्योंकि
क्योंकि इसके जरिए जो है वह स्वतंत्रता की आड़ में समाज में अराजकता नहीं फैलाए। और अमर्यादित स्वतंत्रता जो है कहीं न कहीं ये स्वच्छंदता का रूप धारण कर लेता है, और यह स्वच्छंदता जो है अराजकता को बढ़ावा देने का काम करता है। आगे है कि संविधान की प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों के माध्यम से सभी के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। आगे है समता। अब समता से क्या आशय है, क्या मतलब होता है समता? तो समता का तो बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के साथ या प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मुहैया करवाना। समान अवसर मुहैया करवाना किसको? तो प्रत्येक व्यक्ति को। और वह प्रत्येक व्यक्ति कौन है? जो समाज में हाशिए पर के हैं, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, महिलाएं हों। तो एक प्रकार से जो उनके प्रति जो नकारात्मक भाव है, उस नकारात्मक भाव को जो है वह ख़त्म करना है, या फिर भेदभाव जो है उसको ख़त्म करना है, और उन सबों को जो है समान अवसर मुहैया करवाना है। संविधान के मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों एवं इससे इतर भी जो है संवैधानिक उपबंधों में समता को सुनिश्चित करने की बात की गई है। आगे है कि मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 15, जिसमें जाति, धर्म, वंशमूल, लिंग, रंग आदि के आधार पर जो है विभेद, उसके प्रतिषेध की बात की गई है। मतलब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में देखें कि लोक नियोजन में अवसर की समता की बात की गई है। आर्टिकल 17 में देखें अस्पृश्यता के अंत की घोषणा की गई है, और इसी प्रकार आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। तो इसके तहत जो है समता को सुनिश्चित करने की बात संविधान में की गई है। आगे है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन, जो कहीं न कहीं समता की स्थापना की बात कर रहा है। आगे देखें कि 326 के तहत वयस्क मताधिकार की घोषणा की गई है। यह भी कहीं न कहीं समता की, इक्वलिटी की बात की जा रही है इसके द्वारा। आगे है व्यक्ति की गरिमा। तो संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा के साथ साथ देश की एकता को भी सुनिश्चित करने वाली बंधुता पर क्या है, जोर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया कि बिना व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित किए राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित नहीं किया गया। और यह निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जब तक व्यक्ति की गरिमा को, उसकी प्रतिष्ठा को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक लोगों में जो है राष्ट्र के प्रति जो है या संविधान के प्रति जो है वह आदर भाव या एकता जो है वह, या फिर अखंडता जो है वह स्थापित नहीं किया जा सकता है। और इसके लिए क्या है, एकता और अखंडता को स्थापित करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो बंधुता। और बंधुता तभी आएगी जबकि व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। इसी में देखें कि 1995 में LIC बनाम कंज्यूमर सेंटर वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार एक
मौलिक अधिकार है और इसे अनुच्छेद 19 से जोड़कर देखा गया है, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। इसी प्रकार देखें मोहिनी जैनवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 में निहित माना है, जिसके बिना क्या है, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि 86वें 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना के 3 टॉपिकों पर चर्चा किया। प्रस्तावना से आशय, प्रस्तावना के मूल पाठ, प्रस्तावना के मूल तत्व, इन तीनों टॉपिकों पर डायमेंशंस पर हम लोगों ने चर्चा की। आप लोगों को हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन का बटन है उसे दबाएं, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उनकी सूचनाएं आप तक पहुंच सके। आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।